नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो बंगाल चुनाव के ऐतिहासिक जीत के बाद में पीएम मोदी जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बांग्लादेश से इलीगल बांग्लादेशी भारत एंटर करते हैं, इनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो आयुष्मान भारत है, इसे भी बंगाल कैबिनेट की तरफ से बहुत जल्द यहाँ पर क्लियरेंस दी जाएगी। और बंगाल चुनाव के दौरान भी यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से ऐसी बातें की जा रही थी कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये हमारे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी यहाँ पर होने वाला है और इसको लेकर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की बात की जा रही थी। खैर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में यहाँ जो नया गवर्नमेंट बनने वाला है, ये इन्फिल्ट्रेशन को यहाँ पर चेक करेगी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर यूसीसी को भी इम्प्लीमेंट करने वाली है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस करने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के मैप को देखें तो ये भारत के वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, जहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ये आसानी से वेस्ट बंगाल में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो लैंग्वेज है वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है। तो इसका जो फायदा है ये इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पर उठाते हैं। वैसे वेस्ट बंगाल के अलावा भी जो आसाम है, मेघालय है, यहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन है ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। सो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, जो नई सरकार यहाँ बनने वाली है वो यहाँ पर क्या कर सकती है, और इसको लेकर इंदिरा गांधी जी ने भी यहाँ पर क्या कहा था, इन सब चीज को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। अगर आपको याद हो 1971 के टाइम में जब रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, उस टाइम के पीएम इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर यह कहा था कि जो बांग्लादेश से लोग भारत एंटर कर रहे हैं, इन्हें तो हम लोग टेम्पोररी बेसिस पर ह्यूमैनिटेरियन एड तो दे सकते हैं, लेकिन हम लोग परमानेंट बेसिस पर मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनके अलावा भी जो मैसिव इन्फ्लक्स देखने को मिला था 1971 के टाइम में, जहां आंकड़े ये कहते हैं कि 10 मिलियन से ज्यादा उस टाइम बांग्लादेश से भारत इन्फिल्ट्रेट किए थे, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट चला रहा था। और इसको लेकर इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर यह कहा था कि जो एक मैसिव इन्फ्लक्स देखने को मिल रहा है ये एक रेन ऑफ टेरर है, जिससे भारत की जो इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक जो है ये थ्रेटेन हो सकती है। 2016 के टाइम में यूनियन मिनिस्टर रहे किरण रिजिजू की तरफ से यह कहा गया था कि भारत में उस टाइम जो इलीगल बांग्लादेशी है ये 2 करोड़ के अराउंड में है। और आपको ब्रीफली बताया कि 1947 से लेकर अब तक कितने मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी जो है वो भारत इन्फिल्ट्रेट किए हैं। तो 1947 से लेकर 1950 तक के बीच में रफली 3 मिलियन जो बांग्लादेशी है ये भारत इन्फिल्ट्रेट किए थे। वैसे 1947 से लेकर 50 तक में जो माइग्रेट हो रहे थे उनमें ज्यादातर यहाँ पर हिंदूज थे, क्योंकि 1950s के टाइम में हमें राइट्स भी देखने को मिले थे। लेकिन 1960s से लेकर 1971 के बीच में 6 लाख से ज्यादा जो रिफ्यूजी है वो भारत एंटर करते हैं। लेकिन 1971 का वो टाइम होता है जिस टाइम ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने वाला था। उस टाइम 10 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं ये भारत इन्फिल्ट्रेट किए थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है लगातार यहाँ पर जीनोसाइड कर रही थी बांग्लादेश में। लेकिन एक माइग्रेशन हमें तब भी देखने को मिला जब 1972 के बाद में 1990s तक में जो इलीगल बांग्लादेशी है ये आसाम एंटर करते हैं। लेकिन ये जो माइग्रेशन होता है ये इकोनॉमिक माइग्रेशन होता है। जॉब की तलाश में जो बांग्लादेशी है वो भारत एंटर कर रहे थे। और हमने ये भी देखा था कि 1979 के टाइम में आसाम में एक मूवमेंट चलता है इलीगल बांग्लादेशी के अगेंस्ट में। और आज के टाइम में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं इसको लेकर एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2019 के टाइम में ये कहा गया था कि हमारे पास में कोई एक्यूरेट तो डेटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि 4 साल पहले जो आंकड़े थे, वैसे 2016 के टाइम में 2 करोड़ बताया गया, तो 2019 के टाइम में ये 7 टाइम्स ज्यादा थे। तो आप ये मान के चलिए कि 2016 के टाइम में 2 करोड़ थे, तो इससे अगर 6 टाइम्स से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 करोड़ के आसपास में जो इलीगल बांग्लादेशी है वो भारत में रह रहे हैं आज के टाइम में। हो सकता है कि ये नंबर जो है और भी ज्यादा यहाँ पर हो सकता है। और उनमें से भी सबसे बड़ा जो इशू है वो है रोहिंग्या का, जो आज के टाइम में बांग्लादेश के जो कॉक्स बाजार है यहाँ पर ओनली 1 करोड़ के आसपास में देखने को मिलते हैं। और इसको लेकर हमें याद है कि 2020 के टाइम में जब शेख हसीना की सरकार थी तो रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशंस को चेक करने के लिए तो भारत और बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि आज के टाइम में बांग्लादेश की जो दिशा और दशा है दोनों बदल चुकी है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो इन्फिल्ट्रेशन है ये ज्यादातर हमें वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी बांग्ला बोली जाती है और बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है। तो लैंग्वेज में सिमिलरिटी होने के कारण सबसे ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन है ये बांग्लादेश के रास्ते में होती है। और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है ये वेस्ट बंगाल यहाँ पर शेयर करता है 2217 किलोमीटर की। इसके बाद में त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है
और लास्ट में आसाम का नंबर आता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जहां भारत बांग्लादेश से टोटल 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो साझा करता है, उनमें से पिछले साल फरवरी के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर यह कहा गया कि अब भी यहाँ पर 800 किलोमीटर की जो फेंसिंग है ये करनी बाकी है। यहाँ तक कि पिछले साल अगस्त के टाइम में ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय की तरफ से यह कहा गया कि वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में 2216 किलोमीटर, उनमें से 569 किलोमीटर की जो फेंसिंग है ये अब भी नहीं हुई है। इसको लेकर यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लैंड एक्विजिशंस को लेकर स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी। वेस्ट बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट को लैंड देने से मना कर रही थी। और हमने ये भी देखा कि इस साल अप्रैल के टाइम में भी वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट की तरफ से बंगाल गवर्नमेंट को यहाँ पर फटकार लगाई गई। यहाँ पर यह भी कहा गया कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं बीएसएफ को लैंड देने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ना ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसी पॉलिटिक्स के एंगल में ना देखे तो ये जो पूरा मामला है ये काफी गंभीर मामला है। लेकिन कल के चुनाव के परिणाम में बीजेपी को यहाँ पर एक हिस्टोरिक विक्ट्री मिली है, जहां देख पाएंगे वेस्ट बंगाल का चाहे नॉर्दर्न पार्ट हो या फिर सदर्न पार्ट हो या फिर सदर्न वेस्टर्न पार्ट हो, जो बेसिकली झारखंड और जो बिहार के रीजन है यहाँ अपनी बॉर्डर को साझा करता है, यहाँ पर भी हमें एक शिफ्ट देखने को मिला है। जहां पर टीएमसी लगातार यहाँ पर जीते रही थी, इवन कि बांग्लादेश के साथ भी जब बॉर्डर यहाँ पर शेयर की जाती है, आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर भी बीजेपी जो है इन सीटों को यहाँ पर जीती है। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो नई गवर्नमेंट है जो यहाँ बनने वाली है, वैसे ममता बनर्जी अभी भी यहाँ पर अड़चने क्रिएट कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल के लिए आगे क्या कर सकती है इनफिल्ट्रेशन के लिए, फेंसिंग के लिए और इलीगल बांग्लादेशी को यहाँ पर रोकने के लिए। तो पहले यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये बातें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो विद इन 6 मंथ यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो हमारे डीपीएसपी में प्रोविजन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल पहला देश बनने वाला है, इसके पहले भी काफी ऐसे स्टेट्स हैं जो यूसीसी को इंप्लीमेंट कर चुके हैं। और इसे इंप्लीमेंट करने के पीछे रीजन ये है कि अब तक जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ पर अपना रही थी, एक पर्टिकुलर सेक्शंस को यहाँ पर ही फायदा पहुंच रहा था। और रिसेंट के वेस्ट बंगाल बजट में आपने ये नोटिस की होगी कि कैसे यहाँ पर 5000 करोड़ की जो एलोकेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर में यहाँ पर एलोकेट की गई है, जबकि साइंस एंड टेक, एजुकेशन से लेकर बाकी जो सेक्टर्स हैं इसमें एलोकेशंस काफी कम देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इलीगल माइग्रेशंस को रोकने के लिए जो नई सरकार है यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने वाले है, जिसे 3 स्टेज टेक्निकल फ्रेमवर्क के जरिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें पहले डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, फिर बाद में से डिपोर्ट किया जाएगा, जिसे ट्रिपल-D मॉडल भी कहा जाता है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे यह कहा गया था कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में ऐसे भी कुछ बॉर्डर है जहां पर फेंसिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे भी है जो दलदली एरिया है, मार्शी एरिया है। तो ऐसे एरियाज में स्नेक्स और क्रोकोडाइल दोनों को यहाँ पर यूज किया जाएगा, ताकि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है ये एक बार उस रास्ते से आने से पहले 2 बार सोचे। या फिर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आसाम मॉडल को यहाँ पर अपनाया जाएगा, क्योंकि आसाम पहला ऐसा राज्य है जहां पर एनआरसी को इंप्लीमेंट किया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में एनआरसी को कंडक्ट किया गया था, जिसमें 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स को यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई थी और उनमें से 19 लाख लोग यहाँ पे एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है। और इसके अलावा भी जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है इसे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट्स है। इतना ही नहीं, डिटेंशन सेंटर्स का भी यूज किया जाएगा, जो बेसिकली इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें डिपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा भी जो बॉर्डर है और उसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, चाहे स्मार्ट फेंसिंग से हो, फ्लड लाइटिंग से हो या फिर सर्विलांस से हो। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एनआरसी को लेकर वेस्ट बंगाल में पहले से पॉलिटिक्स की जा रही थी, जहां पर ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि बीजेपी की इस डिवाइजिव पॉलिसीज के अगेंस्ट में हम सभी ऑपोजिशंस को यहां पर एक साथ होना चाहिए। खैर, यहां पर इन्फ्लेटेशंस के अलावा, फेंसिंग के अलावा सीएए के ऊपर में फोकस की जा सकती है, जिसे 2019 के टाइम में अमेंड किया गया था। और उस टाइम में सीएए को लेकर काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों देश के जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे हिंदूज हो या फिर क्रिश्चियंस हो या फिर बाकी अदर रिलीजन्स के हो, इन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही थी, क्योंकि ये जो 3 देश है ना, ये मुस्लिम बहुल्य देश हैं और इसको लेकर उस टाइम काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है। और हमें याद है कि 2020 के टाइम में जब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, उनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे हसन महमूद, इन्होंने सीए को लेकर ये कहा था कि जो सीए है ये भारत का इंटरनल मैटर है। लेकिन आज के टाइम में तारिक रहमान की जो सरकार है, या इसके पहले जो मोहम्मद यूनुस थे, जो एक लंबे टाइम तक एंटी इंडिया यहाँ पे स्टांस चलाते रहे, और शेख हसीना के जाने के बाद में बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, इनके अगेंस्ट में काफी ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी।
खैर वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हिस्टोरिक विक्ट्री के बाद में इसी आज के टाइम में बांग्लादेश की जो मीडिया आउटलेट्स है ये भी इसे एक्सटेंसिवली कवर कर रही है। अब यहाँ पर देख पाएंगे द डेली स्टार का आर्टिकल है बीजेपी स्वीप्स वेस्ट बंगाल। आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि वेस्ट बंगाल में एग्जिट पोल के टाइम में ही बांग्लादेश के जो एमपी है वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश की एक एमपी अख्तर हुसैन इन्होंने अपने पार्लियामेंट की स्पीच के दौरान में ये कहा कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीत के आती है तो ये ढाका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर होने वाला है। वैसे इनका इंडिकेशन यहाँ पर यह था कि अगर बीजेपी जीत के आती है तो जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में आज के टाइम में है, अब ये नंबर कितने करोड़ों में है एग्जैक्ट डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी नहीं है। वैसे SIR के जरिए ओनली वेस्ट बंगाल में 90 लाख लोगों को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया। उसी तरीके से बिहार में भी आपने देखा होगा कि 40 से 46 लाख के आसपास में वोटर्स के नाम को डिलीट किए गए। तो इनमें से काफी से नंबर होंगे जो इलीगल बांग्लादेशी होंगे। तो बांग्लादेश को इस बात की चिंता है कि बीजेपी के आने के बाद में बांग्लादेश में रिवर्स एक्सोडस देखने को मिल सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।